नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th में 5 पाठ जो है स्मृति, जिसे श्री राम शर्मा ने लिखा है और ये उनकी एक निबंध है। आप समझिए कि स्मृति यानी यादें, उनके जो पुराने यादें हैं ये हैं। ये कहानी मैं आपको बता दूं यानी निबंध है, ये आप में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप में ये रुचि पैदा करती जाएगी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा पैदा करती है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये कहानी है। और हाँ, सबसे जो ज़रूरी बात इसमें यह है कि आपको इसमें मैं जितने भी प्रश्न हैं प्रश्न भी करा दूंगा। जितने भी इससे बनने वाले प्रश्न हैं उसके उत्तर आपके सामने इसमें रख दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप देख पाएँ तो जैसे इसमें है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए, अब यहाँ से ऊपर तो जीवन परिचय है, श्री राम के शर्मा के जीवन परिचय कृतियों को उल्लेख कीजिए, लेकिन इसमें बनने वाले प्रश्न जैसे ये दिया हुआ है आपके। फिर यहाँ प्रश्न नंबर क ख ग दिया, जैसे गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम विष्णु, लेखक कौन से हैं, श्री राम शर्मा। ये आपको हो जाएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये आप बड़े रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो इसलिए आप बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर बबूल के डंडे की तुलना किन वस्तुओं से की गई है, तो बबूल के डंडे की तुलना यानी उनके पास जो बबूल का डंडा था किन वस्तुओं से की गई है, ये भी प्रश्न आपको यानी इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और अगर आप देखें तो इनका जो उत्तर है बबूल के डंडे के, तो उन्होंने कहा था ना, ये मेरा बबूल का डंडा नारायण वाहन हो चुका है, यानी नारायण वाहन यानी मतलब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ महाराज। तो बबूल के डंडे की तुलना गरुड़ से की गई है। अब गरुड़ जो होता है पक्षियों का राजा होता है, पक्षी होता है। आप नारायण वाहन भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह करके आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबके जो ज़रूरी है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, ताकि दूसरा वीडियो आपको देखने की उम्मीद मतलब कि कोई भी किसी प्रकार का कोई आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए और आप दूसरी वीडियो ना देखें। मतलब ये वीडियो जैसे ही समाप्त होगा सारे प्रश्न सारे उत्तर आपको यहाँ से कंफर्म मतलब मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। जैसे आज दिसंबर ही है, आज 22 दिसंबर है, तो मान लीजिए यही इस टाइम रहा होगा। ठीक, सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ, यानी दिसंबर का अंत या जनवरी का प्रारंभ रहा होगा। जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला यानी कड़ाके की जाड़ा, बहुत तगड़ी जाड़ा पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, यानी 2-4 दिन पहले कुछ बारिश हो गई थी। बूंदाबांदी यानी कुछ बारिश हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। इसलिए शीत यानी सर्दी ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी ठंड ज़्यादा पड़ने लगी थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। देखिए, झरबेरी जो होता है ना, वो इसी मौसम में पकते हैं, दिसंबर में या आपसे ये नवंबर के लास्ट दिसंबर तक वो झरबेरी पकेंगे। झरबेरी छोटे छोटे मतलब बेर ही होता है, छोटे छोटे, उसका पौधा भी बहुत छोटा होता है। अब जो ये वाली बेर होती है ये तो बहुत बड़े बेर होते हैं, ये तो अभी इसमें फूल भी नहीं आए होंगे, तो ये पक जाती होगी। तो यही समय झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था कि गाँव के पास, या आप झरबेरी को जंगली बेर भी कह सकते हो, ज़्यादातर जंगल में ये रहती हैं। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ, यानी जल्द ही घर लौट जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। यानी जब किसी ने आवाज़ लगाई कि जल्दी घर लौट जाओ, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तो भाई साहब की डांट और मार की डर था, इसलिए सहमा यानी डरा हुआ चला जा रहा था। समझ नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी न हो, यानी उन्हें आशंका यानी डर था कि कहीं बेर यानी जो हम बेर खाने चले गए थे उसी के अपराध में पेशी न हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भ्रम दूर हुआ, यानी जो पिटने का भ्रम था, इनके मन में शंका थी, वो क्या हो गया, दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियाँ निकल जाएं, ये बड़ी ज़रूरी है। यानी पत्र दिया उनके भाई ने और कहा कि मक्खनपुर डाक खाने में इसे ले जाकर छोड़ाओ और थोड़ा जल्दी करना, ताकि चिट्ठियाँ शाम को ही निकल आएँ। जाड़े के दिन थे ही
जाड़े के दिन थे ही जिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुआ रही थी, यानी हवा उसके अंदर तक जा रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं करें। उस समय जितना बबूल के डंडे से मोह था, यानी उस डंडे से जितना मोह था उतना राइफल से इस समय नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। देख लीजिए, ये आपके उत्तर मिल गया। बबूल के डंडे की तुलना किससे की गई है? नारायण वाहन। नारायण वाहन मतलब गरुड़, क्योंकि गरुड़ जो होता है ना वो सांपों को मार के खा जाता है। सांप और गरुड़ मार के खाता है, मोर मार के खा लेता है सांप। इन सब की ये पक्षियाँ जो है ना वो सांप को खाते हैं। तो इसलिए वही कह रहे हैं कि सांप अगर क्या कहते हैं, गरुड़ महाराज सांप को देखें तो भाई वो मार देंगे, और इनका डंडा भी अगर सांप को देखा तो भी मार देगा। इसीलिए अपने डंडे की तुलना नारायण वाहन से कर रहे हैं। मक्खनपुर के स्कूल और गाँव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम जूरे जाते थे। यानी कह रहे हैं मक्खनपुर स्कूल और गांव के बीच में कोई आम का पेड़ पड़ रहा है तो हर साल उससे यानी उस डंडे से आम तोड़े जाते हैं। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। कह रहे हैं लेकिन वह मूक डंडा कुछ चल बोल तो नहीं चाहता था, यानी मूक बोल नहीं चल सकता था, चल नहीं सकता था, निर्जीव था, लेकिन फिर भी वो ऐसे काम करता था जैसे लग रहा था कि ये सजीव, इसमें जीव हूँ, ये खुद कर रहा हो। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। यानी प्रसन्न मुख से, वद मतलब मुख, वदन मतलब शरीर होता है लेकिन वदन है यहाँ पर, ठीक, यहाँ दिक्कत मत लीजिएगा। यानी प्रसन्नता के साथ, यानी प्रसन्न मुख के साथ हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। यानी भाई साहब ने क्या किया, चिट्ठियों को टोपी में रख के वही टोपी पहन ली, और चिट्ठी इनकी सिर में है, सिर के ऊपर टोपी। इन्होंने मतलब अब क्या बताएं, क्या करेंगे आगे आप देखिए, मज़ा आने वाला है। और क्यों टोपी में लग दी, कारण बता रहे हैं कि कुर्ते में जेब न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ यानी 36 फुट गहरा था। उसमें पानी न था। उस समय न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। अब इन्होंने प्रश्न पूछ सकता है कि इन्होंने अपनी टोली की तुलना बानर टोली से क्यों की। कारण यह है कि बानर जो होते हैं बहुत शरारती होते हैं, मतलब सीधा नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं नोचते नाचते उछलते कूदते नुकसान करते चलेंगे। तो ये बच्चे भी ऐसे ही करते थे, उछल के कूद के कहीं ना कहीं नुकसान करते। कुछ न करेंगे तो सांप को ढेला ही मार देंगे कुआं में जाके। तो इसीलिए इनकी तुलना बानर टोली से की गई। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी, यानी झांकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में मैं झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है, उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। जब कुएं में झांक के देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई एक ढेला फेंकते हैं और आवाज़ क्या होगी, वापस आएगी, तो वो आवाज़ कैसी होगी। और फिर उसके बाद इन्होंने आवाज़ बोलने की कोशिश की कि अपने बोलें, तो उसके बाद भी वो आवाज़ वापस आएगी तो कैसी होगी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुफकार सुनाई पड़ी। यानी जैसे कुएं में ढेला फेंका इन्होंने तो एक फुफकार सुनाई दी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक, और फुफकार किसके थी, काला नाग, यानी काला जो सर्प होता है उसी की फुफकार थी। फिर कह रहे हैं कि कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक, यानी हमारी टोली। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुफकार से चकित हो गए, यानी पहले तो फुफकार से डर गए। जैसे किलोरे करता हुआ मृग समूह, जैसे किलोरे यानी चिल्लाता हुआ या गाता हुआ मृग, यानी मृगों का समूह, यानी हिरणों का जो समूह होता है, अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो। जैसे कुत्तों की भौंक से वह चकित हो जाता है, उसी प्रकार हम सब भी चकित हो गए। उसके उपरांत सभी ने उझक कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुफकार पर कहे लगाए। यानी उसके बाद उन्होंने सब ने एक एक ढेले फेंके और वहाँ से जो नाग फुफकार रहा था, सर्प फुफकार रहा था, उस पर इन्होंने खूब हंसा।
गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रातः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यानी टोपी पकड़कर क्यों फेंकते? क्योंकि भाई टोपी अगर गिरी तो चिट्ठी गिरी। यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुफकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। यानी सांप ढेले फेंके और सांप फुफकारे तो माने कि भाई पहाड़ तोड़ दिए। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकलते, कुएं में ढेला फेंककर फुफकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती। यानी जैसे कुएं के पास आते वैसे ही इनको याद आ जाता और इनकी जो प्रवृत्ति है यानी डेली करने की आदत वो क्या हो जाती? जागृत हो जाती। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक हो लेता है। यानी जैसे ही मैं कुएं की ओर बढ़ा वैसे ही मेरा छोटा भाई मेरे पीछे इस प्रकार हुआ जैसे मृग शावक, यानी बड़े शावक मतलब बच्चा होता है, जैसे बड़े वो क्या कहते हैं हिरन के बच्चे के पीछे छोटे हिरन के बच्चे चलने लगते हैं। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उझक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर गई। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थी। यानी जिस चीज़ को वो बचा रहे थे, हर बार क्या होता था कि भाई टोपी एक हाथ पहले टोपी यानी सिर पे रखते थे, दूसरा हाथ ढेला से मारते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। जल्दबाजी का कारण गड़बड़ी हो गई और इनकी चिट्ठी और टोपी क्या हुई? कुएं में जाके गिर गई। अकस्मात यानी अचानक, जैसे घात से चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती। जैसे कोई शिकारी हिरन को मार दे एक गोली और वो घास चर रही हो तो अचानक से मतलब लगेगा ना आत्मा गई, तो उसी प्रकार उनके गिरते ही मैंने उसको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, लेकिन गिरा नहीं। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। यानी कुएं के घाट पर बैठे रो रहे थे। घाट मतलब जो कुआं के चारों तरफ होता है, बना होता है। छोटा भाई ढाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। यानी छोटा भाई तेज तेज और ये चुपचाप ही। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उड़ जाता और पानी बाहर टपक जाता। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। कपोल मतलब गाल। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ कर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कहे, देखिए कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख दी जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी चिट्ठी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने से रुई की भान धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। यानी इतना डर था इनको कि झूठ भी नहीं बोल सकते थे। मार के डर से पूरा रोम रोम कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। यानी इधर देर भी हो रही थी और दिन का बुढ़ापा यानी दिन भी ढलता जा रहा था, शाम होती जा रही थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर भी रही थी। यानी या तो ये भाग जाते तो इनकी जिम्मेदारी खत्म होती, जिम्मेदारी का जो इनका जिम्मेदारी थी वो कैसे होती, और अगर ना भागे तो पिटे। तो इसीलिए दोनों तरफ से फंसे थे दुधारी तलवार की। चाहे इस तरफ रख दे गर्दन तो कट जाए, उस तरफ रख दे गर्दन तो कट जाए।
दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती हैं। फिर इन्होंने कहा कि भैया दृढ़ संकल्प लेते हैं, यानी मजबूत संकल्प लेते हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया गया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। यानी चिट्ठियाँ इतनी ज़रूरी थी इनके लिए। ज़रूरी क्या थी? मार खाने का भय था, तो इसलिए इन्होंने विषधर यानी उस काले नाग से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म। अरे इन्होंने कहा कि भाई यह मौत का आलिंगन होगा, या अगर सांप से बचेंगे तो ऐसा माने कि भैया हमारा दूसरा जन्म हुआ है। इनकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। पर बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने को ठानी। और इन्होंने क्या सोच के कुएं में घुसने के लिए ठाना? पहले डंडा उठाऊंगा, यानी नारायण वाहन। उस नारायण वाहन से सांप को मारूंगा पहले, क्योंकि पहले ही बहुत सारे सांप मार चुके हैं। और उसके बाद झटाक से क्या करूंगा? चिट्ठिया को अपने हाथ में उठा लूँगा, इनका काम बन जाएगा। लेकिन अपना सोचा होता कहाँ है? आगे देखिए क्या हो रहा है फिर। अपना सोचा होता नहीं। गांव में एक कहावत है कि आपन सोचा कुछ नहीं, हरित सोचा तत्काल। यानी अपना खुद सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, और भगवान सोच लिए ना तो तत्काल काम हो जाएगा। तो छोटा भाई रोता था, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वो शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। उसका छोटा भाई बड़ा चिल्ला के रो रहा था। रोने का कारण बता रहे हैं कि मौत कुएं में बुला रही है। यानी कि अब को मौत क्या है भाई? वो सर पे बैठा है तो मौत ही नहीं है, काटा की काम तमाम। पर उस पर नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। यानी धोती कुर्ता उतार दिए। ये भी छोटा भाई भी नग्न हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों में बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। यानी ये ऐसे नहीं कि उछल के कूदे, उन्होंने सहारा लिया, यानी कुछ जुगाड़ लगाया। और पहले धोती कुर्ता पहना जाता था, तो ये धोती साड़ी नहीं जो लेडीज वाली होती है, ये कुर्ता के साथ सफ़ेद धोती लपेटी जाती है, कमर के नीचे पहनी जाती है धोती, तो धोती कुर्ता पहनते थे। तो उन धोतियों के क्या किया, गट्ठी मार के 5 धोतियाँ हो गई, तो उनकी जो अब और लंबी हो गई, बड़ी हो गई, तो उसको उसी धोती के सहारे धीरे धीरे वो कुएं में जाएंगे। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया, गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, यानी जो लकड़ी होती है जिस पर वो पानी भरा जाता है, जिस पर रस्सी चलती है, उसे डेंग कहते हैं। डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। ये तो अजीब कहानी कर दी है यार। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, यानी वो कह रहे हैं कि छोटे भाई को विश्वास दिलाया जब कुएं में जा रहा था, कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को ले बैठूंगा, यानी सांप को मार दूंगा। और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था, यानी ये इनको भी पूरी तरह से 100% विश्वास था कि जैसे ही नीचे जाएंगे वैसे भी सांप को मार देंगे। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा था, यानी उसका आधा भाग ऊपर था, आधा भाग पृथ्वी पर था। मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे
उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। यानी कह रहे हैं मुझे उतरते हुए देखकर जो हिल डुल रहा था डंडा, उसी से ऐसा लग रहा था सांप को कि भाई कोई आ रहा है, तो वो चोट करने के लिए बैठा हुआ था। सपेरा जैसे बीन बजाकर सांप को हिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता तथा फुफकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था, उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का ब्याज बहुत कम होता है। यानी कह रहे हैं याद रहे कि कच्चे कुएं का ब्याज बहुत कम होता है। कच्चा कुआं क्या होता है, ऊपर से तो मतलब कि चौड़ा होता है, नीचे कम चौड़ा होता है। जैसे नीचे जाएंगे चौड़ाई कम होगी, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप मारा नहीं जा सकता था, उतरना तो था। यानी कह रहे हैं मुझे सांप बीचों बीच कुएं को उतरना था। कारण क्या है कि ये चिट्ठी लेनी थी और जो पत्र लेना था, तो उसके लिए सांप को मारना ज़रूरी था, और सांप को ऊपर से तो मारा नहीं जा सकता था लटक के, और सांप को मारने के लिए भी उतरना इन्हें ज़रूरी था। उतरना तो था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों तो मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुँह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनती हुई लटकी रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाया और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख, प्रतिद्वंदी यानी युद्ध करने वाला, सामने वाला सर्फ के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। यानी कुएं पर उतर गए और सांप से दूरी 1.5 गज की। आंखें चार हुई, यानी सांप की आंखें और इनकी आंखें एक दूसरे से मिली। शायद एक दूसरे ने पहचाना। सांप को अश्रुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं अश्रुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। यानी ये सांप की आक्रमण की प्रतीक्षा में और सांप इनकी। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैं कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की संभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यानी कह रहे हैं कि सांप को डंडा से मारने के लिए स्थान नहीं था और उसे डंडा से ऐसे दबाया जा सकता था। और ऐसा करने के लिए मतलब ऐसा है कि तोप के मुँह पे, यानी कभी भी वो इधर उधर खिसक सकता था और इनको काट सकता था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना
भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियाँ को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं 2 चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। इनका मोर्चा कमज़ोर हो रहा था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता। यानी कह रहे हैं कि अगर सांप पहले मुझ पर झपटता तो मैं बहुत करता, झपटने के बाद उसे कुचल कर तोड़ मरोड़ के मार देता। पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। लेकिन कह रहे हैं वह तो विष पहले मुझे काट ही लेता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न ये था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप के मुंह की ओर से चिट्ठियाँ को सरकाया जाए, यानी इधर से खिसका लिया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, यानी मारना तो उनकी शक्ति से बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अब दूसरा मार्ग क्या था कि भाई छेड़छाड़ी ना करना सांप से। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर से उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ था। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार ही इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। यानी कह रहे हैं कि सांप ने जिस डंडे को, यानी नारायण वाहन को 3-4 बार फन मारा, और यह पहली बार हुआ कि सांप ने किसी डंडे को मारा हो। अब तक के इतिहास में डंडे ने ही सांप को मारा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृस्नेह के ताने बानों को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। यानी छोटे भाई ने सोचा कि सांप ने काट लिया और ये मर गए। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर सिसक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजल्फ मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथ से छूट गया। उफ, कितना ठंडा था।
डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। यानी कह रहे हैं कि अगर मैं सांप पे गिरता उछलकर तो शायद मैं ना बचता, लेकिन देवताओं की कृपा थी, शक्तियाँ थी, इसलिए मैं बच गया। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, यानी उठा लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिए और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था, यानी सांप ने उस डंडे पर ही बैठ गया। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात ही बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। यानी कह रहे हैं उसने वार भी किया, अगर बीच में डंडा ना आता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। यानी कहने का मतलब उन्होंने चिट्ठियाँ तो ले ही ली, चिट्ठियाँ उनके भाई ने ऊपर खींच लिया, अब वो ऊपर कैसे जाते हैं। अब ऊपर चढ़ना कोई कम कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर आई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुभव करना कठिन था। हाथ छूट जाते तो फिर नीचे कुआं में गिरते, और नीचे कुआं में गिरते तो इस बार बचना मुश्किल था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़कों को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहें, हम लोग आगे बढ़ें। यानी उनसे खूब अच्छी तरह से बता करके, उन्हें समझा करके कि भैया ये घटना अब किसी को नहीं बताना कि मैंने कुएं में कूदा था। सन 1915 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे गोद में ऐसे बैठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डंडे के नीचे छिपा लेती। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार, राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। ये इनकी यादें हैं, स्मृति हैं। हर कोई अपनी अपनी यादें लिखे, एक डायरी लिखी है हर कोई, और उसमें लिखिए बचपन से आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा, आपके साथ घटी हुई कुछ लिखिए ना लिखिए, लेकिन आपके साथ घटी हुई घटना, ऐसी घटनाएं हम नहीं कहते कि आपने भी ऐसे आपके साथ, लेकिन हाँ कुछ न कुछ तो आपको लिखने लायक बनाएगी। कुछ न कुछ तो ऐसी घटना हर इंसान के जीवन में घटी होती है जिसको वो लिख सकता है। प्रेम कहानी को छोड़कर भैया, उसको नहीं, बाकी कुछ भी आप लिख दीजिए। खैर, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, लास्ट तक वीडियो देखे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।